नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको ईओटी करंट के बारे में बताया था। सीटीएलटी क्या होता है, मेन होस्ट क्या होता है, ऑक्सिलरी होस्ट क्या होता है। उसमें मैंने मास्टर कंट्रोल के बारे में बताया था। मास्टर कंट्रोल का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, उसका क्लैम्प कैसे एडजस्ट करते हैं, उसमें ब्रेकडाउन क्या क्या आते हैं, मास्टर कंट्रोल को डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। कि वो आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको कंट्रोल डायग्राम बताने वाला हूँ तो वही मास्टर कंट्रोल का डायग्राम आपको कंट्रोल डायग्राम में यूज़ करना है, तभी आपको आगे वाला डायग्राम समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में बताया था कि ओटी क्रेंच पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, उसको सर्किट में कैसे आउट करते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बताया था। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक मेरे को सवाल आता है कमेंट में कि बहुत बार मेरे को कंट्रोल डायग्राम पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, कंट्रोल डायग्राम के बारे में बताइए। तो उनके लिए सबके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे आप टॉप टू बॉटम सब वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब पता चलेगा। जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो बनाए हैं वो मैंने बेसिक के ऊपर बनाए हैं। उसमें कंट्रोल ट्रांसफार्मर, एमसीबी या कॉन्ट्रैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल, रिले का वर्किंग प्रिंसिपल बनाया था, कनेक्शन कैसे करते हैं वो बनाया था। हमारा जो चैनल है उस चैनल में जितने भी आप डायग्राम देखेंगे सब कंट्रोल के ऊपर डायग्राम है। यहाँ पे मैंने आपके स्टार डेल्टा के ऊपर मैंने 7-8 वीडियो बनाए हैं, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया है। ऐसे बहुत सारे इंटरलॉक है उसमें कि आपको वो सब डायग्राम देखेंगे आपको सब पता चल जाएगा। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, ड्यूअल स्टार्टर है, तो ऐसे में छोटे मोटे जो डायग्राम्स है वही आप डायग्राम देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, ये बहुत मामूली स्टार्टर है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ये 2 स्टार्टर में आप मास्टर बन जाएंगे, आपको पूरा का इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, पावर और कंट्रोल डायग्राम का कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप कोई भी डायग्राम बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत आसानी से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि इस स्टार डेल्टा स्टार्टर में इंटरलॉक है, टाइमर का सर्किट कैसे यूज करते हैं वो है, तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्टेक्टर कैसे पिकअप होता है, स्टार के बाद मेन पिकअप होता है, वो सब इसमें सर्किट है। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में भी वैसा ही है, इंटरलॉक है, वहाँ पे भी पुश बटन का भी इंटरलॉक है, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को मामूली स्टार्टर मत समझिएगा, क्योंकि आपको वही बहुत यूज़फुल है। तो और आपको डाउट है तो आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर देखिए, वो बहुत बड़ा डायग्राम है। उसमें भी आपको स्टार डेल्टा और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को मैंने ज्वाइन किए करके एक डायग्राम बनाया है। पिछले टाइम में वो डायग्राम बहुत यूज होता था, पर अभी ड्राइव आने की वजह से वो डायग्राम आउटडेटेड हो गया। पर आपको कंट्रोल के लिए पढ़ना है तो वो डायग्राम बहुत अच्छा है, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो भी डायग्राम मैंने आपको 2-3 तरीके से बना के दिखाया है। वो डायग्राम कैसे बन सकता है 2-3 तरीके से, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो सेक्शन में बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल ओवरहेड करंट के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रियल ओवरहेड करंट का सप्लाई कहाँ से लेते हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको यही टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो आपके आगे कंट्रोल डायग्राम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक ट्रांसफार्मर है, यह वाला आपका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे एसटी सप्लाई हम लोग दे दिया है, यहाँ पे आरओआईबी कनेक्शन दे दिया है हमने। तो यहाँ से जो उसका इस ट्रांसफार्मर का एलटी सप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलटी सप्लाई यहाँ से मैंने निकाला है। एलटी सप्लाई का केबल एक आपका ट्रांसफार्मर का ये पैनल होगा, एलटी पैनल होगा, वहाँ पे उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया रहेगा आपके हर एक प्लांट के लिए या हर एक जगह पे। आपका जो पंप हाउस होगा, पंप हाउस के लिए एक ब्रेकर यूज़ किया होगा, आपका कोई प्लांट के लिए लाइटिंग के लिए यहाँ से सप्लाई यूज़ किया होगा, और एक हमने क्रेन के लिए यहाँ से सप्लाई यूज़ किया। ऐसा उसका एक एलटी का पैनल होता है। एलटी के पैनल में ब्रेकर होते हैं, वो ब्रेकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपने घर में जो एमसीबी होता है, मेन एमसीबी रहता है, मेन एमसीबी से हम लोग एक हॉल के लिए वायरिंग लेते हैं, एक बेड के लिए वायरिंग लेते हैं और किचन के लिए वायरिंग लेते हैं। वही प्रिंसिपल इस ट्रांसफार्मर जो आपका मेन आपका एमसीबी समझ लीजिएगा, एमसीबी में से आपका किचन, हॉल और बेड के लिए वायरिंग गया, वैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओवरहेड क्रेन के लिए दे दिया है, पंप हाउस के लिए दे दिया है, और प्लांट के लाइटिंग के लिए हमने लोड दे दिया है। वही लोड सिस्टम है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमने एलटी केबल हमारा पैनल में गया, और उस पैनल में हमारा एक ब्रेकर है, वो क्रेन का ब्रेकर होगा। ये ब्रेकर हम बंद करेंगे तो आपका जो भी वो क्रेन चल रहा है वो क्रेन का सप्लाई जाने वाला बंद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये एलटी केबल हमारा एसीबी में गया, एयर सर्किट ब्रेकर में। एसीबी में जाने के मुताबिक वो पहले पैनल के बसबार को चार्ज करेगा, और बसबार से लेके एसीबी का ब्रेकर हमारा इनकमिंग में आ जाएगा। तो एसीबी का ब्रेकर हमारा चार्ज हो जाएगा। एसीबी के ब्रेकर से जो आउटपुट है वह हमारा एसएफयू में जाएगा। एसएफयू यानी स्विच फ्यूज यूनिट। यह एमसीबी की तरह ही काम करता है, सिर्फ इसमें फ्यूज़ होता है। आपका ऑन ऑफ का स्विच होता है, एमसीबी आपका ऑन करेगा ऑफ करेगा, उसमें सिटी बेस होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर सर्किट रहता है एमसीबी में। पर यहाँ पे क्या होता है, आपका फिर एक फ्यूज़ सिस्टम है जो किटकैट वाला फ्यूज़ होता है, वहाँ पे ये नहीं है। आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एसएफयू का डायग्राम है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगा, इसमें क्या होता है इनकमिंग सप्लाई आ जाएगा, और जब आउटगोइंग है, जब आप फ्यूज़ निकालेंगे तो आपका आउटगोइंग सप्लाई नहीं होगा। आप ब्रेकर एसीएफयू ऑन करेंगे तभी वो नहीं ऑन होगा, क्योंकि आपका जो फ्यूज़ है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। आपका कोई फ्यूज़ उड़ जाएगा, ब्लो हो जाएगा तो सप्लाई सिंगल फेजिंग हो जाएगा। तो आपका वो यहाँ पे भी चेक करना आपका पहली बात बनता है कि आपको यहाँ से आपका फ्यूज़ गया है क्या। तो ये एसीएफयू का ऐसा काम होता है। तो आगे देखेंगे एसीएफयू से जो सप्लाई जाएगा वो आपका बस बार में जाएगा। बस बार यानी डीएसएल, यहाँ पे मैंने आरवाई भी कनेक्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा बस बार डीएसएल क्या है। जिनको नहीं पता तो आप डायग्राम में देख सकते हैं डीएसएल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएसएल है, ये आरवाई का डीएसएल है। यहाँ पे ये मेटल का एंगल टाइप डीएसएल है, ये आपका कॉपर का डीएसएल है। और यहाँ पे जो नीचे आप देख सकते हैं वो करंट कनेक्टर है। ये क्रेन में आप देख सकते हैं, क्रेन में ये डीएसएल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से आपको क्रेन को सप्लाई आता है। तो मैं ये डीएसएल तक आपको डायग्राम बताने वाला हूँ। तो आपको डीएसएल के बारे में पता चल ही गया होगा डीएसएल क्या है। तो किसी किसी में कॉपर के डीएसएल यूज़ करते हैं, किसी किसी में मेटल के डीएसएल यूज़ करते हैं। तो देखते हैं डीएसएल आपका चार्ज हो जाएगा यहाँ से। तो डीएसएल से जो सप्लाई है यह हमारा करंट कनेक्टर होता है। करंट कनेक्टर हमारा जो क्रेन होता है, क्रेन का एक सपोर्टिंग आर्म होता है, वो सपोर्टिंग आर्म को हमारा जो करंट कनेक्टर होता है वो कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से वो घिसता रहता है बस बार को। ये वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा हो जाएगा, आपको पता ही होगा, आपने ट्रेन देखा है आपने। तो ट्रेन का जो डायग्राम होता है, ट्रेन का जो पेंटाग्राफ होता है, उस पेंटाग्राफ में आपने देखा रहेगा वो सपोर्टिंग आर्म रहता है, वो ऊपर जाने के बाद आपको स्टील लाइन को कनेक्ट होता है, वो क्रेन को सप्लाई मिलता है। वही प्रिंसिपल है, वो हमारा क्रेन को पूरा घिसता रहता है ऊपर के लाइन तक। वो पेंटाग्राफ जब उनको सप्लाई डिस्कनेक्ट करना है तो वो नीचे लेते हैं, जब सप्लाई चाहिए तो ऊपर लेते हैं। वही प्रिंसिपल है यहाँ पे, पर ये कंटिन्यूस यहाँ पे कनेक्ट होता है। उसका वेट रहता है करंट कनेक्टर का, और वो ग्रेविटी की तरह नीचे अपने बस बार को घिसता रहता है। ऊपर आता नहीं, नीचे जाता नहीं, उसका वेट होता है, वही वेट उसको बस बार के ऊपर दबा के रखता है और घिसता रहता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, कॉन्टैक्ट होने के बाद वो सप्लाई पास हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग सप्लाई हमारे क्रेन के ऊपर लेके जाएंगे। आरवाई भी सप्लाई हमारा आएगा। और आरवाई भी सप्लाई या हमारा क्रेन का एक इनकमिंग हमारा एमसीसी भी होगा, या एसएफयू हो सकता है, या ब्रेकर हो सकता है, जो भी है। तो क्रेन के लोड के मुताबिक हम लोग उसको रेटिंग लगाएंगे। तो वो सप्लाई को हम लोग लगाएंगे, वो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। एमसीसी भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, वो एसएफयू भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है लोड के मुताबिक। और एमसीबी से में जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा पावर कॉन्टेक्टर के लिए जाएगा। एक क्रेन का प्रोटेक्टिव पैनल होता है, ये सब प्रोटेक्टिव पैनल में अभी आएगा। जो पावर कॉन्टेक्टर होगा, कंट्रोल एमसीबी होगा, ये प्रोटेक्टिव पैनल में आ जाएगा। जो मेन एमसीबी है या एसएफयू है वो प्रोटेक्टिव पैनल के बाहर है, क्रेन के ऊपर ही है सब अभी। तो जो प्रोटेक्टिव पैनल के अंदर कॉन्टेक्टर है, जो मेन पावर कॉन्टेक्टर है, तो वहाँ से हमारा सप्लाई पूरा क्रेन के पैनल में चला जाएगा। जो भी हमारा मेन हॉइस्ट, ऑक्सिलरी हॉइस्ट, CTLT का जो पैनल है, वहाँ पे हम लोग 3 फेज़ का पावर सप्लाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो पावर सप्लाई हमारा पावर एमसीबी में से हमारे कॉन्टेक्टर में आ जाएगा यहाँ से, और कॉन्टेक्टर से हमारा जो 3 फेज़ का सप्लाई है वो वहाँ से हर एक के पैनल में चला जाएगा। ये तो आपका पैनल की बात हो गई। और पैनल में वो इनकमिंग सप्लाई आएगा, समझ लो मेन होस्ट के पैनल में ये सप्लाई आ गया, तो वहाँ पे भी हमारा जो एमसीबी कनेक्ट करेंगे, एमसीबी में ये सप्लाई आएगा। और दूसरा जो सप्लाई आउटपुट निकलेगा वो कंट्रोल लॉजिक के लिए हमारा रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर के लिए इनकमिंग में जाएगा। वही फंडा रहता है, हर एक जगह पे वही होगा। जो यहाँ से कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट निकलेगा, हर एक पैनल के एमसीबी रहेगा, उस एमसीबी में ये पावर सप्लाई जाएगा। क्योंकि हमारा जो उस पैनल पे जब काम करना होगा तो वो पैनल के लिए हम लोग सप्लाई पर्टिकुलर बंद करेंगे और हम उस पैनल में पर्टिकुलर काम कर सकेंगे, इसीलिए हम लोग वैसा करते हैं। किसी किसी पैनल में क्या किया जाता है, जो प्रोटेक्टिव पैनल है वहाँ पे भी सब एमसीबी हम लोग लगा देते हैं, एमसीबी लगा देते हैं। CTLT, मेन होस्ट, LT का सभी के 3 या 4 एमसीबी होते हैं, वही पैनल में लगा देते हैं। पर वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, जो भी आपका पैनल है वही पैनल में आपका एमसीबी रहेगा, एमसीबी में आपका इनकमिंग सप्लाई आएगा और आउटगोइंग हमारा कॉन्टेक्टर लॉजिक के लिए, रिवर्स फॉरवर्ड के कनेक्शन के लिए जाएगा। तो ये हो गई कॉन्टेक्टर की बात। प्रोटेक्टिव पैनल आपको समझा ही होगा। तो इसमें ऑन ऑफ करने के लिए भी इंटरलॉक होते हैं। वो इंटरलॉक में आपको
कंट्रोल के डायग्राम में बताने वाला हूँ, तो आपको पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है और लाइटिंग ट्रांसफार्मर रहता है, हमारा 3 फेज सप्लाई ऑन नहीं है, यानी ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं है, तब भी हमारा जो कंट्रोल का वायरिंग चाहिए वो ऑन चाहिए। और जो लाइटिंग के लिए हमारा जो कैबिन में जो ऑपरेटर बैठेगा उसको एसी, फैन और लाइट जो भी उसको चाहिए वो सिस्टम ऑन चाहिए, लाइटिंग ट्रांसफार्मर। इसीलिए हम लोग 2 ट्रांसफार्मर लगाते हैं, एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाते हैं और एक लाइटिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं। किसी किसी प्लांट में क्या करते हैं, एक ही ट्रांसफार्मर के ऊपर सब चलाते हैं, कंट्रोल के लिए भी एक ही ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, लाइटिंग के लिए भी एक ही ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, पर हमेशा अलग अलग ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा कनेक्शन होता है उसका। जो अगर हम लोग एक कॉन्टेक्टर के इनकमिंग से लिया है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट ये सप्लाई ऑन चाहिए, अगर हम लोग कॉन्टेक्टर के आउटपुट से लेके जब हमारा कॉन्टेक्टर कंडीशन ऑन करेंगे तभी हमारा ये लाइटिंग और कंट्रोल का सप्लाई ऑन होगा। और हमारा ये कंट्रोल का आउटपुट है, तो हम लोग कॉन्टेक्टर ऑन करने के लिए भी हमको पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर के आउटपुट में है। अगर ये कंट्रोल का ट्रांसफार्मर के लिए हमारा आउटपुट में लेते तो ये कॉन्टेक्टर भी हमारा ऑन कर नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्टेक्टर के लिए इंटरलॉक दिया रहता है, वो इंटरलॉक फुलफिल होगा तभी ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एमसीबी के आउटगोइंग से जो सप्लाई आएगा वो कॉन्टेक्टर के इनकमिंग तक, तो वहाँ के उन दोनों के बीच में से हम लोग इसको सप्लाई लेते हैं। ये सप्लाई हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल ऑन चाहिए, कंट्रोल के लिए लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आर फेज़ लिया है और एक ब्लू फेज़ लिया है, वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया है। यहाँ से जो उसका आउटपुट है वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा। और यहाँ से मैंने और एक टैप लिया है वही सिस्टम से, तो वहाँ पे मैंने लाइटिंग ट्रांसफार्मर के लिए टैपिंग कर दिया है। यहाँ से मेरा लाइटिंग ट्रांसफार्मर के लिए जाएगा, ये मेरा ट्रांसफार्मर होगा, ये कंट्रोल के लिए यूज़ होगा और ये वाला मेरा लाइटिंग ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होगा। बहुत ही आसान था। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलेगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कितना समझा, इससे मुझे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है। उसके मुताबिक मेरे को आपको आगे वाली वीडियोज़ बनाना पड़े। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।